हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा होगा असुसर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, और जैसा कि इतिहास की सीरीज़ में अभी मुग़ल काल चल रहा था और आधुनिक भारत, तो आज के इस वीडियो में हम मुग़ल काल के बारे में आगे जानेंगे। मुग़ल काल के पिछले वीडियो में हमने बाबर के बारे में जाना था और बाबर के लगभग जो प्रमुख युद्ध थे और किस तरीके से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल सत्ता स्थापित की। आज हम बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि बाबर के 4 बेटे थे और उसमें से उसने हुमायूं को जो है अपना मुख्य उत्तराधिकारी घोषित किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुग़ल काल के बारे में। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि मुग़ल काल यहाँ पे, चलिए ये देख सकते हैं एक हुमायूं की इमेज मैंने यहाँ पे जो है निकाली है नेट से, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हाइलाइटर से। ये जो है आपका हुमायूं रहा है, और हुमायूं का शासनकाल अगर हम देखें सबसे पहले तो वो आपका क्या था, 1530 से 1556। हालांकि 1530 से लेकर के 1540 तक पहले हुमायूं रहा है। उसके बाद उसका जो 15 साल का समय रहा है वो निर्वासन काल माना जाता है। दोस्तों, निर्वासन काल के समय में हम ये कह सकते हैं कि हुमायूं शासन में या सत्ता में नहीं रहा, क्योंकि उस समय पे एक व्यक्ति जो भारत पे शासन कर रहा था, भारत का दूसरा अफगानी शासक जिसे हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, उसने हुमायूं को 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हरा दिया और भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की, यानी कि अफगानी शासक रहा। बाद में हुमायूं ने 1555 में उनके बेटे को हरा करके वापस से अपनी सत्ता क्या की, स्थापित की, और उसके पश्चात ही 1556 में हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आइए हम देखते हैं हुमायूं के सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में। तो हुमायूं का जो पूरा नाम था दोस्तों वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसके पिता का नाम आप जानते हैं कि पिता का नाम बाबर था, माता का नाम महामंगा, और इसका जो जन्म होता है वो 6 मार्च 1508 को काबुल में होता है। इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, और इसकी एक दूसरी पत्नी का नाम भी मिलता है जिसका नाम था हाजी बेगम, क्योंकि हाजी बेगम ने क्या किया था, इसका नाम यहाँ से प्राप्त होता है कि हाजी बेगम ने हुमायूं का एक मकबरा बनवाया था जिसे वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश भी कहते हैं। जैसे ही देखिए बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। साथ में एक बेटी भी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। अब इस चारों बेटों को बाबर ने मरने से पहले क्या किया था, अपना अगर हम देखें तो उसने अपनी एक वसीयत बनाई। अच्छा, उस वसीयत की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बैक करके आप देख सकते हैं, मैं उसे दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वो फ़ोटो किस तरीके से बाबर की जो है वसीयत थी। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, ये एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बाबर की वसीयत थी, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बाबर की जो वसीयत रही है, उसने वसीयत में ये लिखा कि सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की वसीयत उसके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम, अल्लाह उसे दीर्घायु दे। ऐ मेरे बेटे, भारत में बहुत से धर्म हैं और भारत की सल्तनत अल्लाह ने तुम्हें सौंपी है। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि धार्मिक कट्टरता को धरती से समाप्त कर दो और सभी धर्मों को उनके नियमानुसार न्याय दो। खास तौर पर गाय की कुर्बानी से बचो ताकि तुम हिंदुस्तान के लोगों का हृदय जीत सको। मंदिर एवं अन्य पूजा स्थलों का अनादर ना किया जाए। न्याय ऐसा करो कि राजा प्रजा से खुश रहे और प्रजा राजा से। इस्लाम की प्रगति जुल्म की तलवार की अपेक्षा कृपा के अस्त्र से अधिक हो सकती है। तो बाबर की जो वसीयत थी वो इसमें थी। वसीयत में और सभी चीज़ें भी लगभग लिखी थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि बाबर ने अलग अलग क्षेत्रों को क्या किया था, अपने बेटों को दे दिया था कि ये क्षेत्र जो है मेरे इन बेटों को इस क्षेत्र में दिया जाए, और मेन उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित किया था।
हुमायूं बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति था। हुमायूं शब्द का अर्थ दरअसल था तकदीर वाला या भाग्यशाली। लेकिन ये बेचारा ऐसा राजा रहा है कि जीवन भर ये अपने भाग्य को नहीं बदल सका और बड़ा ही बदकिस्मत रहा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास में कई सारी ऐसी कहानियाँ, घटनाएं हमको इससे प्राप्त होती है। देखिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 या 10 मिनट। कोशिश मैं करूँगा कि और इसे थोड़ा सा बृहद तरीके से बता सकूँ, लेकिन जितना होगा उतने में आप समझिएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम कैमरे से वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से बाहर जाने में और इस समय संक्रमण का खतरा बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, शूट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस पीपीटी के माध्यम से इस वीडियो को आप समझिए। देखिए, 12 वर्ष की अल्प आयु में बाबर को बदख्शां, जिसको हम कहते हैं एक क्षेत्र था बदख्शां, वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है लगभग 1520 में, यानी कि 12 वर्ष की अल्पायु में, और सूबेदार के रूप में उसने जो है काम किया। इसके आगे हम बात करें, देखिए, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा की गद्दी में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। अर्थात जब ये राजा बना तो 23 वर्ष का था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था, ये मैंने अभी ही आपको बताया। अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। अगर हम देखें तो उसने जो है अपने भाइयों पर पिता के अनुसार उसने क्या किया, संपूर्ण क्षेत्रों को उसने बांट दिया, जिसमें देखिए इसने कामरान को काबुल और कांधार का एरिया, अभी मैं नक्शे के माध्यम से भी बताऊंगा कि जो काबुल और कांधार कहाँ कहाँ का क्षेत्र, मिर्जा अस्करी को संभल यानी कि यूपी का जो क्षेत्र था संभल को दिया। मिर्जा हिंदाल को इसने अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को उसने बदख्शां प्रदेश दिया, जहाँ पे वो स्वयं सूबेदार था। अब चलिए हम थोड़ा सा नक्शा देख लेते हैं इसमें कि किस तरीके से इसने जो है, नक्शा के माध्यम से आप समझिएगा। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे चूँकि अब पाकिस्तान था और इसी के आगे जो है अफ़गानिस्तान पड़ता है, तो यहाँ पे आपका था कौन सा क्षेत्र, तो यहाँ पे आपका काबुल और यहीं पे आपका कांधार था, जो उसने किसको दिया था, तो कामरान को दिया था। बाद में कामरान ने फिरोज़ा यानी कि फिरोजा जो क्षेत्र था, यानी कि पाकिस्तान का उस समय कुछ क्षेत्र था, और हिसार, हरियाणा का हिसार ज़िले को भी बाद में इसने जीत लिया था। इसके बाद हमने चर्चा की कि उसने अस्करी को कौन सा, संभल का एरिया, यानी यूपी का कुछ क्षेत्र यहाँ पे था संभल का एरिया, जिसमें उसने अस्करी को दिया। मिर्जा हिंदाल को उसने अलवर यानी कि राजस्थान के अलवर का क्षेत्र और साथ में मेवात का क्षेत्र उसने दिया था। मेवात हरियाणा के पास पड़ता है दोस्तों। मेवाड़ दरअसल मेवाड़ अलवर के अंतर्गत ही आता है और ये जो आपका मेवात क्षेत्र था वो हरियाणा के अंतर्गत था। और बाकी समस्त क्षेत्रों को, बदख्शां कहाँ था, तो दोस्तों बदख्शां आपका अफ़गानिस्तान का एक क्षेत्र था जहाँ पे वो सूबेदार था, उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान को वो क्षेत्र दे दिया था। बाकी लगभग ये जो वाइट कलर से आप एरिया देख रहे हो वो बाबर के समय में क्या रहा है, तो बाबर के समय में वो अधिकार क्षेत्र में था। बाकी समस्त क्षेत्रों का राजा उसने हुमायूं को घोषित किया, यानी कि उसने, हुमायूं ने वसीयत के अनुसार उन समस्त क्षेत्रों को उसने ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का कुछ एरिया, और ये आप देख सकते हैं ये असम वगैरह का कुछ एरिया, बंगाल का कुछ एरिया, ये पूरा जो है आपका रहा है। तो एक मिनट, ये जो क्षेत्र रहा है तो ये पूरा आप देख सकते हैं ये किसके अंडर में रहा है, तो ये हुमायूं के अंतर्गत रहा। इन क्षेत्रों को छोड़ करके जिसमें मैंने गोला लगाया है क्योंकि ये उसने अपने भाइयों को दे दिया था, तो ये आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से हुमायूं जो है इतने क्षेत्रों पर शासन किया। हालांकि औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने क्या किया था कि संपूर्ण भारत में केवल इतने क्षेत्रों को औरंगजेब ने छोड़ करके, ये आप देख सकते हैं ये जो मैं एरिया बना रहा हूँ, इतने क्षेत्रों को उसने छोड़ करके क्या किया था, संपूर्ण भारत पर अधिकार
अधिकार किसने कर लिया था? आपका औरंगजेब ने कर लिया था। अच्छा, एक दूसरा नक्शा भी मैं दिखा रहा हूँ कि जिस समय 1530 से लेकर के 1707 तक का जो समय रहा है मुगल काल का, उस समय भारत इस प्रकार से रहा है। और ये देख रहे हैं जो ये नीचे का क्षेत्र छूटा हुआ है, जहाँ पे मैं ये रेड टिक कर रहा हूँ, ये क्षेत्रों में अगर हम कहें तो औरंगजेब जो रहा है, वो औरंगजेब केवल इतने ही क्षेत्रों पर अधिकार उसने नहीं किया था, बाकी लगभग पूरा आपका म्यांमार, पूरा चाइना, बंगाल और ये इतने क्षेत्रों पर पूरा जो है औरंगजेब का कब्जा रहा। ये 1707 तक की स्थिति है भारत के मैप की। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए काबुल, यहाँ पे आपको कांधार दिख रहा है, ये काबुल दिख रहा है जो मिर्ज़ा अस्करी को दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे अलवर का जो क्षेत्र है, ये पूरा अलवर का क्षेत्र रहा है। यहाँ पे मेवात का क्षेत्र था और ये आपका संभल का एरिया था जहाँ पे उसने दिया था। बाकी के क्षेत्रों पर बदख्शां का जो क्षेत्र रहा है वो यहीं पे था आपका, और उस क्षेत्र पर जो है उसने अपने सुलेमान यानी चचेरे भाई को नियुक्त किया था। बाकी क्षेत्रों पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये नक्शा भी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके आगे। 1533 में हुमायूं ने दीने पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। अब दोस्तों दीने पनाह अगर हम देखें तो दिल्ली में स्थित है। यहीं पे हुमायूं की लाइब्रेरी भी थी, जिसमें इसी लाइब्रेरी से गिर कर के इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इसने अपनी शानो शौकत बनाने के लिए जो है और सबको दिखाने के लिए दीने पनाह भवन की 1533 में क्या की थी? स्थापना की थी। इसके पश्चात देखिए उसी समय पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका बहादुर शाह नाम के एक व्यक्ति से संघर्ष हुआ था। हालांकि इसने सबसे पहले 1531 में कालिंजर का अभियान किया था। इसके बाद 1532 में इसने दोहरिया का युद्ध और 1532 में ही इसने चुनार का घेरा यानी अपने सैनिकों को लेकर घेराबंदी की थी। हालांकि वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आपका महत्वपूर्ण मुख्यतः ये है, बचपन में एक कहानी सुनी होगी आपने हुमायूं की कि चित्तौड़ का जो क्षेत्र था उसके जो राजा थे विक्रमजीत को हालांकि बाबर ने हरा के उनकी हत्या कर दी थी। तो विक्रमजीत की जो माँ थी रानी कर्णवती, वो संपूर्ण चित्तौड़गढ़ को क्या कर रही थी? संभाल रही थी। उस समय जब चित्तौड़ पे बहादुर शाह का हमला होना था, वहीं पे शेरशाह भी हमला करने वाला था, तो हुमायूं को राखी भेजी थी कर्णवती ने, और उस राखी को स्वीकार करके कहा जाता है कि हुमायूं कर्णवती की रक्षा के लिए क्या किया? चित्तौड़ के क्षेत्र में पहुंच गया और शेरशाह और बहादुर को क्या किया? बहादुर शाह को हराया उसने। मैंने आपको बताया था कि उसकी वसीयत में मैंने बताया कि हर एक धर्म का अनादर नहीं करना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, ऐसा वसीयत के अनुसार उसने लिखा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चौसा का युद्ध हुआ वो 25 जून 1539 को हुआ, जब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। इसमें चौसा के युद्ध में हुमायूं ने अपने बहुत सारे क्षेत्र को देखा जाए तो हार गया। इस क्षेत्र में जो है शेर शाह सूरी ने कब्जा कर लिया। कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए जो है ये यहाँ से भागा। उसी समय एक निजाम नाम का व्यक्ति जिसने इसकी जान बचाई थी, अपने कपड़े वगैरह दे करके निजाम को इसने वादा किया था कि दोबारा अगर मैं राजा बनूंगा, अपनी संपूर्ण सत्ता को जो है ग्रहण करूंगा, तो तुमको एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा। 1555 में उसने क्या किया था कि उसे एक दिन के लिए राजा भी बनाया था। और कहा जाता है कि निजाम नाम का व्यक्ति एक दिन के लिए राजा बना था, उसने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए थे। बाद में अगले दिन हुमायूं ने इस चमड़े के सिक्कों का डीमोनेटाइजेशन कर दिया। जैसे सामान्य भाषा में आप नोटबंदी उसको समझ सकते हैं, तो उस नोटबंदी को जो है लागू कर दिया और कहा जो भी व्यक्ति चमड़े के सिक्के को लेकर के आएगा, बदले में उसको सोने का सिक्का दिया जाएगा। अब देखिए इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी के बाद इसने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। चलिए आगे का देखते हैं। बिलग्राम के युद्ध के पश्चात 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। अगर हम देखें उसी समय पे यानी कि 17 मई 1540 को बिलग्राम के युद्ध के पश्चात हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक का घुमक्कड़ू जैसा यानी निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करके 29 अगस्त 1541 को इसने हालांकि निकाह किया, और इसी से जो उत्पन्न इसकी संतान हुई जिसका नाम था अकबर, और 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। अकबर के बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, 2-3 पार्ट में उसका बना हुआ। 1555 में पुनः हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली में
जो है पुनः मुगल वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से हुमायूं का संपूर्ण जीवन रहा है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का जो प्रमुख क्रम है वो आप देख सकते हैं 1531 में, जिसे हम देवरा का युद्ध कहते हैं। देवरा के साथ में ही इसने संयुक्त कालिंजर का अभियान भी किया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, बिलग्राम 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में, और उसी समय उसके ठीक है यानी कि ये जो सरहिंद का युद्ध हुआ था 22 जून 1555 को हुआ था, जबकि मच्छीवाड़ा का युद्ध इसके ठीक पहले यानी कि 15 मई 1555 को हुआ था। इस तरीके से हुमायूं के बारे में रहा है जीवन। अब हम देख सकते हैं कि 1 जनवरी 1556 को दीने पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी से वह गिरते पड़ते चलता रहा, क्योंकि घुमक्कड़ों की तरह जीवन बीता। इसीलिए जो है यहाँ पे कहा जाता है कि उसने लेनपुल ने ऐसा उसके लिए कहा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, उसकी बहन ने हुमायूंनामा की रचना की तुर्की भाषा में। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिनों तक 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए और अलग अलग रंग के ये कपड़े पहना करता था। यह इतवार को पीला रंग पहनता था यानी कि रविवार के दिन, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। मुख्यतः ये 3 का उल्लेख मिलता है। इसे दिल्ली के दीने पनाह भवन में दफनाया गया। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं अफीम का भी शौकी था, यानी कि अफीम वगैरह का नशा करता था, और कहते हैं कि इसकी मृत्यु का जो कारण है वो नशे की हालत में जब ये शेर मंडल यानी पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से चढ़ रहा था, वहीं से नशे के कारण इसका पैर फिसला और गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से हमने हुमायूं के बारे में लगभग सभी चीज़ें जानी जो मुख्य है। और भी जो प्रश्न हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल के वीडियो में। कल संभवतः हो सकता है कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वीडियो को मैं बनाऊं। तब तक आज इस वीडियो को आराम से देखें, समझें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।